खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सियासी गलियारों में गर्मी सियासत को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी रफ्तार से चल रही है, जिसको लेकर सियासी गलियों में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान जोर जोर से गरमाया हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के एक बयान को दोहराते हुए कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष बुरी तरह से हमलावर हो गया है और सदन में हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी बताया और ये बयान उन्होंने राजभवन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हटाए जाने पर कही। वहीं अखिलेश यादव का भी एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बजट को एक बड़ा ढोल बताते हुए दर्शाया है और कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट सिर्फ एक बड़ा ढोल है, जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है और बाहर बहुत बड़ा है और सिर्फ बचता ही रहता है। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीएम हाउस गए, उसको धुलवाया गया, मंदिर गए, उसको भी धुलवाया गया, वो गंगा नहाने गए तो उसको भी धुलवाना चाहिए। इन्हीं सब बयानों को लेकर हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति और मंत्री दयाशंकर सिंह से कुछ खास बातचीत की है और वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन से भी कुछ बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय हमारे साथ सपा से दीपक रंजन जी मौजूद हैं। सर, आज जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ब्रजेश पाठक जी की ये आदत हो चुकी है, इतने सीनियर लीडर हैं, इतना महत्वपूर्ण विभाग है उनके पास, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसके डिप्टी सीएम है। जब उनसे स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के जब उनसे बात की जाती है तो वो चीज़ों को घुमा देते हैं। आज माननीय नेताजी का सर्वोच्च सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जो उनका सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मानित करने का काम किया। आगे पद्म विभूषण उनको किसने दिया? और उसके बाद इस तरीके की बातें माननीय नेताजी के लिए, अगर हम लोग उनके नेता के लिए ऐसी बातें कहने लगे, मोदी जी ने क्या कहा था, उनके मुंह से क्या निकला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, किस टाइप की बातें उन्होंने की थी। तो इस तरीके की बातें ब्रजेश पाठक जी ना करें, वो ज़्यादा उचित है। नेताजी का सम्मान पूरा देश करता है और मोदी जी से हो सकता है गलती से निकल गई, उन तथ्यों को उनको जानना चाहिए कि क्यों उन्होंने कहा था, किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। उन्हें जानकारी भी नहीं होगी इस बात की कि माननीय नेताजी ने किस संदर्भ में बात कही थी। लेकिन आज सदन में कोई मामला भी नहीं था, कोई इस टाइप की बात भी नहीं थी। भाई आयुष्मान कार्ड के लिए आपसे बात हो रही थी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपसे बात हो रही थी, तो आप बातों को आपने क्यों घुमा दिया? उनका इतिहास ही रहा है ब्रजेश पाठक जी का कि जब उनसे उनके विभाग के बारे में आप बातचीत करिए तो चीज़ों चूँकि जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं। आज की तारीख में स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख लीजिए, ना स्ट्रेचर है, ना बेड है लोगों के पास, ना दवाइयाँ हैं, ना बैंडेज है। आज की तारीख में आप देख लीजिए जितने भी अस्पताल हैं ना, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं। CHC PHC का क्या हाल है? तो अपने विभाग को देखें, वो अपने विभाग के बारे में बताएं। अगर माननीय विधायक लोग, विपक्ष के विधायकगण अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के, स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं को लेकर के, तो इस पर उनको जवाब देना चाहिए। इधर उधर की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और रहा सवाल माननीय नेताजी का सम्मान पूरा देश करता है और मैं समझता हूँ आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, सारे लोग सम्मान करते हैं और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भाई उनको सम्मानित करने का काम, उनको पद्म विभूषण देकर के उनको सम्मानित किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया। और आज आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ब्रजेश पाठक जी को मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं और नेताजी के लिए अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो उनको बिना देरी किया विलम्ब उनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, भाई सतीश महाना का कहना है कि क्या अपमान किया, क्या लगता है वो साइड ले रहे हैं कि कुछ बचाव कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी का? देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी स्वयं उनका सम्मान करते थे और उनका सम्मान पूरा देश करता है। जो व्यक्ति सदन में तो छोड़ दिए, जो व्यक्ति दिवंगत हो चुका है, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका औचित्य क्या था, उनका मतलब क्या था उनका नाम लेने का, कि और उन्होंने क्या कहा था? अगर आप उनको याद करते हो या अगर आप उनके कहे रास्ते पे चलो तो आपको ये भी याद होगा किस तरह की भाषा, किस तरह की बातें उन्होंने बोली। हम लोग तो सदन में अगर कोई नहीं है तो उसकी बात हमारे विपक्षगण तो नहीं करते, विपक्ष के माननीय विधायक लोग तो नहीं करते हैं। कोई औचित्य नहीं था, कोई तुक नहीं था उनका नाम लेने का। और फिर ये तो देखिए, ये तो सदन में है कि जो व्यक्ति मौजूद नहीं है और जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसका नाम लेकर के आप उनको आलोचित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक चीज़ नहीं है। सर, अभी हाल ही में उर्दू भाषा को लेकर एक घमासान हुआ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है ना, उनको हिंदी के बारे में मालूम है ना उनको उर्दू के बारे में मालूम है। हिंदी और उर्दू दोनों आपस में दोनों बहनें हैं। हम लोग रोज़ दिनचर्या में जो भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें 80% शब्द उर्दू के होते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने
जिस भाषा का अपमान किया, उस अपनी भाषा में उन्होंने उर्दू के कई अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उर्दू के कितने शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। तो हम समझते हैं इस तरीके की बातचीत ठीक नहीं है। एक समय में ये था कि उर्दू जो है, उर्दू कंपलसरी लैंग्वेज हुआ करती थी। उनको उर्दू से क्यों इतनी परहेज? उनको उर्दू से परहेज नहीं है, उनको मुस्लिम से परहेज है। इतना उनको परहेज है तो अपने मोहसिन रज़ा साहब जो उनके मंत्री थे, दानिश आज़ाद उनके मंत्री, क्यों नहीं हटा देते, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते? अगर मुस्लिम से और उर्दू से इनको इतनी नफरत है तो हटाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को। एक तरफ तो आपने अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है और दूसरी तरफ आप ऐसी बातें करते हो। तो ये मुख्यमंत्री के मुंह से सब सारी बातें शोभा नहीं देती। मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, महान जनता ने उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में उनको काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन चूंकि देखिए, जब ये लोग कोई काम नहीं कर पाते ना, तो ये चीज़ों को ये लोग गुमराह करते हैं, ये लोग भटकाने का काम करते हैं और बिना तर्क के ये लोग तर्क देने का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि योगी जी ने जो उर्दू को हटाने की बात कही, उनके शब्दों में कितने उर्दू के वर्ड्स थे, कितने उर्दू शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये हम ही लोग हैं रोज़मर्रा में जो उर्दू के शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते। ये मेज़ शब्द उर्दू नहीं है, तकिया शब्द उर्दू नहीं है, सड़क शब्द उर्दू नहीं है, खून शब्द उर्दू नहीं है। कितने लोग रक्त कहते हैं, कितने लोग सड़क को पथ कहते हैं, कितने लोग मेज को पटल कहते हैं। इतनी जानकारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये आपस में लड़ा बजा करके डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार, मैं समझता हूँ, अंग्रेज़ों का जो शासन था ना, उससे भी बदतर सरकार चल रही है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जो है, इन लोगों को आपस में बांट करके आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, आपस में बांट करके राज करना चाहती है। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक हैं। तुम कुछ भी कर लो, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होने वाला। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि मंदिर गए, मंदिर धुलवा दिया, गंगा में नहाया तो गंगा भी धुलवा दो। इसको कैसे देखते? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर के 2017 तक जब हम मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी, उसके बाद जब योगी जी आए वहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर जब आए, तो उन्हें पूरे 5 KD को जो गंगा जल से धुलवाने का काम किया। कन्नौज में मंदिर में गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके जाने के साथ ही आपने जो है गंगा जल से धुलवा दिया। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आस्था की डुबकी गंगा जी में लगाई है, तो क्या गंगा जी को भी धुलवाएंगे? तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा। ये सरकार इस तरीके की चीज़ें, देखिए, हमारा जो स्ट्रेटजी है हमारी, हम पीढ़ियों को लेकर के चल रहा है। हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े में वो पिछड़े जो किसी धर्म, किसी समाज, किसी जात से आते हों, इस सरकार में चाहे स्वास्थ्य की दिशा में, चाहे रोजगार की दिशा में, चाहे महंगाई की दिशा में जो पिछड़ गया, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का साथ है। निश्चित रूप से 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, तो समाजवादियों के साथ साथ आप सबकी सरकार होगी। सर, ये जो बजट आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछला बजट जो आया वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, इससे बतौलेबाजी है। ये बातें लंबी लंबी करते हैं। बजट में क्या, पिछले बार आपने 40-42 हज़ार करोड़ का बजट सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का, कितना पैसा खर्च हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में? इन्वेस्टर समिट में इतने इन्वेस्टर्स आए, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा आपने कहा लोगों ने लगाया यहाँ पे, इन्वेस्ट किया, आखिर जा कहाँ रहा है? आप बता दीजिए। कहीं कोई विद्यालय बन गया हो, कहीं कोई अस्पताल बन गया हो, कहीं कोई अच्छा फ्लाईओवर बन गया हो, सड़कों का हाल आप देख लीजिए क्या है। तो आखिर बजट कहने के लिए तो आप कह दे रहे हो $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं ये भी शायद उनको मालूम नहीं होगा मुख्यमंत्री जी को। लेकिन बात करेंगे $1 ट्रिलियन की, केंद्र सरकार बात करती है $5 ट्रिलियन की। अरे $1 ट्रिलियन में 10 लाख करोड़ हो गया। तो आप लेकर के आओ, आप बातों से, बतौलेबाजी से, अपनी कहने में आप कुछ भी कह दो, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो, वो ग्राउंड पे कितना दिख रहा है, लोगों को सुविधाएं क्या दे रहे हो आप? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने के लिए कहा था, नौजवानों को क्या दे दिया इन्होंने? तो ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दे रहे थे ये, तो इनकी सिर्फ बातें ही बातें हैं। हम तो समझते हैं कि जितना इन्होंने जो बजट इन्होंने पेश किया है, जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, उन बजट को ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे? पिछले बजट का क्या हुआ? पिछला बजट भी तो इन्होंने पेश किया था, पिछले बजट का क्या पूरा इस्तेमाल कर लिया इन्होंने? यूटिलाइज़ कर लिया पूरा पिछला बजट? और अगर यूटिलाइज़ किया तो कहाँ यूटिलाइज़ किया? बिजली की दिशा में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य की दिशा में देख लीजिए, क्या स्थिति है। स्थितियाँ आज की तारीख में देखिए, डे बाय डे आज की तारीख में हमारा उत्तर प्रदेश जो है, प्रज्ञा जी, वो जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, 36,000 रुपये के कर्ज में पैदा हो रहा है। वो हमारे, आपके ऊपर, इनके ऊपर, सबके ऊपर 36,000 रुपये का कर्ज है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान को किस हालात में लेकर के जा रहे हैं, हमारे प्रदेश को किस हालात में लेकर के जा रहे हैं। और बातें कितनी की करते हैं, 1 लाख करोड़ यहाँ दे दिया, 10,000 यहाँ दे दिया, 20,000 यहाँ दे दिया। अरे दिया तो दिखे तो कम से कम कि कहाँ दिया, किसको दिया,
किस आम गरीब को जो उसकी सुविधा मिली उसकी। हम तो समाजवादी लोग कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना की सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग इसकी आवाज़ उठाते हैं। जातिगत जनगणना कराने से क्यों पीछे हटते हो आप? हम चाहते हैं कि अगर आप आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर आप लोगों को सबल और प्रबल बनाना चाहते हैं, या कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज़ या पॉजिटिव पॉलिसीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई योजना बनाना चाहते हैं गरीबों के लिए और आर्थिक सामाजिक रूप से जो कटे हुए लोग हैं, अगर आप उनके लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इनको उसका लाभ कैसे मिलेगा? भाई लोहिया जी ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम शुरू से कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई जो संख्या में ज़्यादा, अब उसको हिसाब से। आज की तारीख में आपने क्या कर रखा है? आपने कुछ लोगों को सिर्फ आपने बढ़ाने का काम किया, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर को आप अमीर बनाते चले जा रहे हो। हिंदुस्तान के मात्र 20 से 25 लोग जो पूरे देश को चला रहे हैं, जितना पैसा पूरे देश के पास है 140 करोड़ लोगों के पास है, उससे ज़्यादा पैसा 20 लोगों के पास है, जो इनके अडानी, अंबानी, माल्या, कितने लोग उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग। तो उस दिशा में इनको देखना चाहिए, उस दिशा में इनको काम करना चाहिए। आज जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। आगे आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में बटन दबा करके वोट देने का और समाजवादी की सरकार बनाने का। तो ये रहे हमारे साथ सपा से दीपक रंजन जी, जिन्होंने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बयान की साफ तौर पर निंदा की है। हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद है। सर, जैसे कि आतिशी का बयान आया है, उनका कहना है कि जो भाजपा वाले हैं वो दलित विरोधी हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि विपक्षी पार्टियों को भाजपा का कल्चर को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो विपक्ष बाबा साहब की बात करता है। बाबा साहब का अगर पंचतीर्थों का निर्माण कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे बाबा साहब की जयंती मनाती है। तो हमसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि अनुसूचित वर्ग को समझने वाला और हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको समझने वाला कोई अन्य दल हो नहीं सकता। केवल वो दिखावा करते हैं, हम लोग काम करते हैं। सर, अभी हाल ही में बजट आया है। बजट को लेकर अखिलेश यादव लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि बजट जो आया है वो एक बड़ा ढोल है, सिर्फ बजता जा रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। बजट जो है मैं कह सकता हूँ सर्वसमावेशी, सबग्राही है। युवाओं का ध्यान रखा गया है, नारी शक्ति का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, व्यापारियों का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों का, सभी हित, सभी को, सभी वर्ग हों, सभी धर्म हों, मैं कह सकता हूँ कि सभी को ध्यान में रख करके बजट लाया गया। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा, उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए ये बजट है, सर्वसमावेशी है। और मैं कह सकता हूँ इस बजट के माध्यम से सभी को कहीं न कहीं जोड़ा गया है। सर, अखिलेश यादव का एक और बयान आया था कि मैं सीएम हाउस गया, उसको धुलवाया गया, मंदिर गया, उसको भी धुलवाया गया है, अब गंगा नहाने गया हूँ, उसको भी धुलवाइए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो श्रद्धा का जो बड़ा जनसैलाब उमड़ा है महाकुंभ में, और जो दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, उसके बावजूद भी लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आई, लोगों के वहाँ आने में कोई कमी नहीं आई। इसका ये प्रमाण है, इसको अखिलेश जी को समझना चाहिए। वो प्रमाण है इस बात का कि वहाँ श्रद्धालुओं में श्रद्धा कितनी है और महाकुंभ के प्रति आस्था कितनी है लोगों की। सबसे बड़ा पीड़ा है अगर विपक्ष को, तो वहाँ की जो भीड़ है, वहाँ का जो लोगों का श्रद्धा का जन सैलाब है, उसे देखकर है। वहाँ जाति, धर्म, बंधन सब टूटे हैं और वहाँ एकता का संगम देखने को मिला है। तो इससे बड़ा आयोजन मैं कह रहा हूँ विश्व में कभी हो नहीं सकता। और वो भी अपने आप लोग जो है वहाँ दौड़े चले आ रहे हैं इस कुंभ में। और कुंभ जो है हमारे प्राणों का लेक है, वहाँ देवताओं का वास होता है। वहाँ स्नान करने से, वहाँ साधना करने से, और साधना के लिए महापर्व होता है। वहाँ लोग आकर के अपनी अध्यात्मता को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जप तप करते हैं, अपने यम संयम से रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पुण्य लाभ लेते हैं इसका। तो इनको समझना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि कुंभ पे, महाकुंभ पे चर्चा करके जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, श्रद्धालुओं का अपमान है। सर, कल ब्रिजेश पाठक जी का बयान जो है खूब तेजी से वायरल हुआ है। विपक्ष उसको लेकर कई हंगामे भी किए सदन में। उस बयान को कैसे देखते हैं? मैं कह सकता हूँ कि ये बयान नेताजी ने दिया था उस समय।
और जो विपक्ष है सर वो उसको एक गलत मानसिकता हम कह सकते हैं गलत तरीके से ले रहा है, और बल्कि वही कहना है कि उनका ब्रिजेश पाठक का कहना है उन्होंने किसी और टर्म में कहा था, वो विपक्ष जो है वो गलत टर्म में ले रहा है। नहीं, जिस समय उन्होंने कहा था उस समय वो मैं कह सकता हूँ कि वो बेटियों का अपमान था और उस चीज़ को भी विपक्ष को समझना चाहिए। इस समय हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान आया है कि बीजेपी दलित विरोधी है, इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे उनके जन्म स्थान मऊ में आप देखिए इतना बड़ा स्मारक बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। जहां पर इंग्लैंड में पढ़ते थे उस भवन को खरीद करके उसको स्मारक बनाने का काम किया। अभी दिल्ली के अंदर आप मेरिडियन होटल के बगल में आप देखिए कितना बड़ा स्मारक जो है माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, और मुंबई में जहां पर उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया उसको। आज उनके सपनों का भारत बनाने का कोई काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आज पूरा देश जो है आज मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार जो है आज बन रही है पूरे, और जिस तरह से प्रगति हो रहा है देश का, आम आदमी गरीब आदमी का जिस तरह से काम हो रहा है, जो उसका जीवन में खुशहाली आ रही है, ये विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। रहे हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर सीएम पूर्व दिल्ली की आतिशी को बताया है कि उनका जो बयान है वो बेफिजूल है, बेतर्क है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।